हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशनल वीडियोस और एकेडमिक वीडियोस आती रहती हैं। तो आप सभी को मैं आज बता दूं कि यहाँ पर आज हम क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट बुक का, उसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, जो है इसके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे आज कि किस तरीके से इस चैप्टर को हम समझेंगे नॉर्मल भाषा में, क्योंकि चैप्टर में कुछ विचारधाराएं जो हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती हैं। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर हमारा नॉर्मल सा 3-4 विचारधाराएं हैं, उनको समझना है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट विचारधाराएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विचारधाराओं को 3 अलग अलग टाइप में मैंने बांट दिया है। तो आपको ध्यान समझना है कि वो विचारधाराएं किस प्रकार से हैं और कैसे हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा निश्चयवाद। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि निश्चयवाद विचारधारा जो हमारी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, निश्चयवाद। तो ये जो निश्चयवाद होता है, इसका मतलब होता है कि निश्चयवाद यानी कि जब हमारा मानव जो था वो एकदम आदिम अवस्था में था। आदिम समझते हैं ना, जो कि मतलब बहुत ही पुरानी अवस्था थी मानव की। उस अवस्था में जब मानव रहा करता था, उस समय की बात होने जा रही है इस तीनों विचारधाराओं के अंदर। बेसिकली इसके अंदर तो खास करके पुराना जो मानव है उसकी बात होगी कि जो पुराना मानव था, आदि मानव था, वो किस तरीके से अपनी जीवन यापन करता था। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है प्रकृति। तो प्रकृति, जैसे कि इसमें आपको बार बार सुनने को मिलेगा वर्ड तीनों विचारधाराओं में खास करके। तो प्रकृति का मीनिंग आप यहीं क्लियर कर लेते हैं कि प्रकृति का मीनिंग जो होता है वो, जो कि हमने मानव ने नहीं बनाया, वही प्रकृति है। यानी कि जो कि हमें पहले से ही रिसोर्सेज मिले हुए हैं, जिनको मानव ने नहीं बनाया। एक्चुअली जैसे कि आप समझिए, पेड़ पौधे, ये पहाड़ पर्वत, ये सब चीज़ें प्रकृति के अंदर आती हैं। प्रकृति एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें कि मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ, बट आने अब जो टाइम चल रहा है इससे मानव ने बहुत कुछ बदल दिया है। वो इसके अंदर हमारा प्रकृति चेंज हो गई है। बट अभी हम पढ़ रहे हैं, जब हमारा आदिम अवस्था में मानव था तब क्या स्थिति थी व्यक्ति की। तो उसके बारे में कुछ ज्योग्राफर ने अपनी सोच विचारधाराएं दी हैं। तो उसमें पहली निश्चयवाद है। अब निश्चयवाद में जैसे कि आप समझ सकते हैं, पहला पॉइंट आप देखें तो मानव प्रकृति से भयभीत होता था। मतलब कहने का मतलब ये कि जो स्टार्टिंग का मानव था वो प्रकृति से डरता था। आदिकालीन जो मानव था वो प्रकृति से डरता था कि ये जो पेड़ पौधे हैं, ये नदी है, ये मुझे कहीं ना कहीं चोट भी पहुंचा सकते हैं, या मेरे से भी पावरफुल है यहाँ पर। तो वो उससे डरा करता था प्रकृति से। बेसिकली प्रकृति ये प्रॉपर तरीके से जो चीज़ हमने नहीं बनाई उसको प्रकृति नाम दिया गया है। उससे मानव का कंपटीशन चल रहा है पूरी विचारधारा में। दो विचारधाराएं और हैं। तो आप समझिए पहले कि प्रकृति जो है वो कह रही है कि सब कुछ मैं ही हूँ, और उसके पक्ष में ये 3-4 बातें कही गई हैं कि मानव पावरफुल क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है, मानव प्रकृति से डरता था, यानी कि भयभीत होता था। अब भाई डरता था मतलब, यानी कि जो भी तत्व थे प्रकृति के, उन सब से मानव को डर लगता था कहीं मुझे चोट ना पहुंचा दें। तो भाई अब डर लगता है तो कहीं ना कहीं प्रकृति की यहाँ पर जीत हो रही है। प्रकृति चाहती है कि, कुछ लोग चाहते हैं कि प्रकृति ही इम्पोर्टेंट है। प्रकृति, आज के जो लोग हैं ना, वो जिन्होंने ये विचारधारा दी है उन्हें हम कंजर्वेटिव लोग भी कह सकते हैं। कंजर्वेटिव समझते हैं ना, जैसे कि वामपंथी जो होते हैं, पुराने ख्यालात वाले, वो कहते हैं कि नहीं, प्रकृति ही सब कुछ है, मानव ने कुछ नहीं किया। तो उन्हीं के कंटेक्स्ट में ये वाली बात विचारधारा है। तो इन्होंने कहा कि जो मानव है वो प्रकृति से डरता था, और साथ साथ मानव प्रकृति की पूजा भी किया करता था। यानी कि पूजा, समझ रहे हैं। अब भाई पूजा तो तब करेगा जब वो उससे डरता होगा। तो इससे समझ में ये वाली बात आ रही है कि कहीं ना कहीं मानव को डर लगता था कि वो भी कहीं, जो हमारा प्रकृति है वो कहीं हमें चोट ना पहुंचाती, इसलिए मानव उसकी पूजा करता था ताकि वो हमारे काम आए। इस प्रकार से निश्चयवाद विचारधारा यही कहती है कि मानव जो था वो पहले प्रकृति से डरा करता था और उसकी पूजा भी करता था। जैसे कि आज आप देखते हैं, आज हमारे टाइम पे इंद्र देवता, सूर्य देवता, दस इनकी सबकी पूजा होती है। तो उस वक्त भी पूजा हुआ करती थी इस तरीके से। तो पावरफुल प्रकृति ही है इसके अकॉर्डिंग। तीसरा कह रहा है कि जो मानव है ना वो निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब होता है कि जो कुछ नहीं करता, यानी कि जिसका कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी नहीं करता, एक्टिव पर्सन नहीं है, वो हमारा मानव है। बल्कि जो प्रकृति है वो कौन है, वो एक्टिव है, वो सक्रिय कारक है। ध्यान रखने वाली बात
कि यहाँ पर इसने बताया कि प्रकृति जो है वो सक्रिय है, लेकिन जो मानव है वो निष्क्रिय है। तो दोनों में अपोजिट चल रहा है। मानव को बताया गया कि आप कुछ नहीं करते, जो करती है प्रकृति करती है। जो भी अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर वायु के अंदर हवा नहीं होगी, क्योंकि हवा जो है ये भी एक प्रकृति का रूप है, तो अगर हवा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति भी बिना इसके जी नहीं सकता। तो प्रकृति ने कहा कि मनुष्य जो है निष्क्रिय कारक है। और उसके बाद जो इस विचारधारा के समर्थक थे, जैसे कि रिटर थे, हम्बोल्ट, हंटिंगटन, ये 3-4 जो जोग्राफर हैं, ये कहते थे कि हाँ, ये जो विचारधारा है ये एकदम ठीक है, ये एकदम ठीक है और इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। मतलब इसके सपोर्ट में ये लोग थे। इसी वजह से इस विचारधारा को इतना बल आगे तक मिला। तो समझ सकते हैं आप। फिर इस विचारधारा के जो समर्थक थे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि हाँ भाई ये पावरफुल है या फिर हमारी बात कहाँ तक ठीक है। उन्होंने इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया। तो वो जो एग्जाम्पल था वो ये था कि मानसून पर निर्भरता। मतलब अगर आप देखेंगे अपनी किताब के अंदर तो आपको वहाँ पर मिलेगा पॉइंट ये वाला। क्योंकि देखिए, मानसून पर निर्भरता का क्या मतलब है यहाँ पर। मानसून पर निर्भरता का मतलब ये होता है कि जो मानव है वो खुद तरीके से अपने हिसाब से कोई भी फसल वगैरह नहीं उगा सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो बारिश नहीं हुई तो वो किस प्रकार से अपना भरण पोषण करेगा, उसकी फसल कैसे उगेगी। तो इसके लिए मानसून पर डिपेंड रहता था। अब मानसून किसके अंदर आएगा, वही प्रकृति के अंदर आएगा। तो कहीं ना कहीं बात प्रकृति की ज़्यादा है, प्रकृति का जो पावरफुल है। यही वो पूरी विचारधारा है जो कहती है कि प्रकृति ही पावरफुल है, प्रकृति ही मेन है। उसी को दर्शा रही है बार बार। उसका एग्जाम्पल दिया है उसने कि भाई क्यों, क्योंकि जो मानसून है वो हमारा प्रकृति के अंदर आता है और मानसून नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी बारिश भी नहीं होगी और उससे क्या होगा कि नॉर्मल हमारा फसल भी नहीं उग पाएगी। उसके बाद देखें कि यह विचारधारा एकदम सिंपल थी, प्रकृति के सपोर्ट में थी पूरी विचारधारा। अब देखते हैं दूसरी विचारधारा जो आती है हमारी, वो कौन सी है। वो है हमारी संभववाद। संभववाद विचारधारा, जैसे कि आप समझ सकते हैं, बिल्कुल उसके अपोजिट है। निश्चयवाद के अपोजिट एकदम संभववाद विचारधारा है। अब इसमें क्या होता है कि जो संभववाद होगा, इसमें जैसे कि नाम से पता लग रहा है संभववाद, संभव मतलब पॉसिबल। तो इस विचारधारा के अंदर कहा गया कि पॉसिबल है प्रकृति से दूर रहना, प्रकृति के बिना भी हम, संभव है उसके बिना भी रहना। ये इस विचारधारा के अंदर कहा गया। ये सिर्फ सोच है, लोगों ने बताया कि हाँ प्रकृति से भी लोग, बिना प्रकृति के नियमों को समझ कर भी लोग रह सकते हैं, बिना प्रकृति के भी एक प्रकार को हम रह सकते हैं। मतलब प्रकृति सब कुछ नहीं है इसके अनुसार। तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर उसे उपयोगी बनाया। यानी कि मानव ने क्या करा, मानव ने प्रकृति के संसाधनों को लिया और उन संसाधनों को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। जैसे कि मतलब एक पेड़ था, उस पेड़ को काटा, उससे अपना टेबल बनाई, फर्नीचर बना दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी उनने कर दी। तो क्या करा कि वो पहले तो किसी काम नहीं आ रहा था फ़िलहाल, बट अब वो उसने उसको बना करके अपना ज्ञान लगा करके उसमें थोड़ा सा उसकी मूल्य में वृद्धि कर दी। तो कहीं ना कहीं मानव की भी वैल्यू बढ़ी और उसने भी दिखाया कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ दूसरा पॉइंट है, मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। यानी कि जिस प्रकार का मौसम है, जो भी प्रकृति करती है, बट अब प्रकृति को अपने अनुसार कौन ढाल रहा है, मानव ढाल रहा है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी मौसम जो है उसमें हमें चेंज करना है। जैसे कि कभी किसी मानव को ठंड लग रही है तो वो क्या करेगा, अपने घर में कुछ भी हीटर वगैरह का इस्तेमाल करके अपने अंदर की जो प्रकृति है, अपने अंदर का एटमॉस्फेयर को चेंज कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मानव ने क्या करा, प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हाँ अब प्रकृति की वैल्यू ख़त्म और मानव की प्रकृति जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ने लगी है। तो इस प्रकार से संभववाद विचारधारा पूरी तरीके से मानव को कहती है कि भाई जो है वो मानव है, प्रकृति इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखती, क्योंकि प्रकृति ने न चल फिर सकती है ना कुछ कर सकती है। बट संभववाद कहता है कि जो है वो मानव ही है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी पूरे वर्ल्ड का, वो मानव है। प्रकृतिवाद कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रकृति ही मैटर करती है। निश्चयवाद कहता है कि सब कुछ प्रकृति मैटर करती है। संभववाद दोनों आपस में अपोजिट हैं। इसी के साथ उसने कहा है कि जो मानव है वो निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय कारक है। कैसा कारक है, सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है जो काम करता है, एक्टिव होता है, और बल्कि जो प्रकृति है वो निष्क्रिय। देखो एक दूसरे को दोनों अपोजिट बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रकृति ने बोला कि मानव निष्क्रिय है, अब मानव बोल रहा है कि नहीं मानव सक्रिय बल्कि प्रकृति निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब जो नहीं करता, जो कुछ नहीं कर सकता। सक्रिय का मतलब जो कर सकता है, एक्टिव और इनएक्टिव, समझिए इस तरीके से। तो मतलब संभववाद कहता है कि भाई मानव जो है वो कर सकता है बट प्रकृति कुछ नहीं कर सकती।
अब इसको समर्थन किसने किसने दिया? दो ही व्यक्ति थे, पॉल विडाल डी ला ब्लाश ने और लूसियन फैब्रे ने इसको समर्थन दिया और कहा कि भाई मानव ही एम्पावरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल दिया कि भाई पहले का जो मानव था वो पहले नदी में तैर करके जाया करता था, बट आज उसने नदी पर पुल बना लिया है, तो कहीं ना कहीं मानव ने प्रकृति पर अपनी जीत पा ली है और इसी वजह से प्रकृति से बढ़कर अब मानव ने अपने आप को सिद्ध कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मानव की भी बहुत पावर आगे बढ़ गई। तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग हमने समझा कि मानव पावरफुल क्यों है और प्रकृति से किस प्रकार से वो आगे निकला। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो इन दोनों से के कह सकते हैं कि बीच का रास्ता अपनाती है। मतलब जब कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं तो कोई तीसरा उनमें आके सुलह कराता है ना, तो वो इसी प्रकार का अब जो काम करेगा वो नवनिश्चयवाद करेगा। देखिए ये जो विचारधारा है ना, ये नवनिश्चयवाद विचारधारा ऐसी विचारधारा थी, ऐसी सोच थी लोगों की, जिसने दोनों ही विचारधाराओं को कहा कि देखिए ना तो आप बेहतर हैं और ना ही आप, मतलब दोनों में कुछ कमियां हैं और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा कि मानव और प्रकृति दोनों अविभाज्य तत्व हैं। मानव और प्रकृति दोनों ही आपस में डिपेंड हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, ये कहा नवनिश्चयवाद ने। अविभाज्य मतलब जो कि विभाजित नहीं हो सकते, वो बताया नवनिश्चयवाद ने कि दोनों को अपनी जगह दोनों ठीक हैं, बट दोनों को आप दूसरे से अलग नहीं होना, एक साथ ही करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखा होगा ना वो CO2, जो हम CO2 से फिर हमारा ऑक्सीजन, हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम होता है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो क्या है कि हम पेड़ों को देते हैं, पेड़ हमें वापस करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड, बताया कि दोनों ही दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मानव और प्रकृति के बीच में लंबे समय तक चलती आ रही हैं और आने वाले टाइम तक चलती रहेंगी। अगर टूट गई तो भाई पता नहीं फिर क्या होगा, बट ये है कि यहाँ पर बताया कि मानव और प्रकृति दोनों आप दूसरे से एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। साथ साथ प्रकृति अवसर देती है और मानव उसका प्रयोग करता है। भाई प्रकृति अगर अवसर नहीं देगी तो मानव प्रयोग कैसे करेगा? मान लो प्रकृति में पेड़ पौधे ख़त्म हो जाए, पहाड़ ख़त्म हो जाए, तो भाई सीमेंट कहाँ से बनेगा? पहाड़ से पेड़ से फल किस प्रकार से लेंगे? उनके किस प्रकार से हम उनको सेल करेंगे? मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति और मानव दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ये कहा नवनिश्चयवाद ने। अगर मानव को विकास करना है तो उसको कहीं ना कहीं प्रकृति पर डिपेंड थोड़ा बहुत रहना पड़ेगा, उसको सामान को लेना है, उससे अवसर लेना है और उसको विकास करके अपने आप को बेहतर बनाना है, ये हमारा निश्चयवाद ने कहा, नवनिश्चयवाद ने, सॉरी। उसके बाद मानव और प्रकृति दोनों सक्रिय कारक है। देखिए इसने कहा कि नहीं भाई दोनों ही काम करते हो, आप एक नहीं दोनों ही काम करते हो। ये इन्हें बहुत ही बेहतर बात की कि भाई नहीं, आप दोनों ही सक्रिय कारक हो, दोनों में से निष्क्रिय कोई नहीं है, दोनों ही एक्टिव हो। उसके बाद इसको बताया, इसको जो कह सकते हैं कि इस विचारधारा को जो जनक है, यानी कि जिन्होंने इसको बनाया है, जिसको इसके प्रोड्यूसर हैं, वो है हमारे ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता जोग्राफर जो होते हैं वो हमारे कौन है यहाँ पर, वो है ग्रिफिथ टेलर। ये ग्रिफिथ टेलर यहाँ के कौन है? ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इस विचारधारा को बताया। और साथ साथ का एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने कि भाई सतत पोषणीयता विकास, ये क्या होता है भाई? ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर भी कि भाई होता क्या है ये। देखिए सतत पोषणीयता विकास क्या होता है? सतत का मतलब होता है सबका विकास, सबको पोषण मिले ऐसा विकास करा जाए। सबको कब मिलेगा? जब दोनों साथ में काम करेंगे, और साथ में काम करने वाली विचारधारा नवनिश्चयवाद। तो बताया कि दोनों को साथ में ही काम करना पड़ेगा, अवसर देंगे प्रकृति तो ही मानव उसका प्रयास करेगा, विकास करेगा तभी। और इसी के साथ इसके अंदर अगर आपका कोई भी इशू हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पीछे से, और अगर कुछ और क्वेश्चंस हो, वर्ड समझ में ना आ रहे हों, कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखिए आगे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। शुक्रिया।